हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष कुमार आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी का जो सेक्शन चल रहा था हमारा डीपीएसपी, उसका लास्ट कुछ टॉपिक्स बाकी था, उसको मैं आज कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या। ये मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर दिया था आपको कि ये आर्टिकल नंबर 12 टू 35 फंडामेंटल राइट है, ये सारा मैंने बता दिया था काफी डिटेल में। ठीक है, तो आगे ये ऑलरेडी बता दिया था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या हुआ था। हाँ, गोलकनाथ जजमेंट केस क्या था। उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का क्या था, केशवानंद भारती केस को डिस्कस किया था काफी उसके बाद हमने ये बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कौन कौन सा चीज आएगा बेसिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको भी मैंने बता दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी मैंने बताया था, इसका सारा मैंने डील कर दिया था। मिनर्वा मिल केस में किसी और केस के साथ इंक्लूड करके अलग से उसका मैं लेक्चर डालूंगा। ठीक है, और मैंने सोशलिस्टिक डिस्कस कर दिया था, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्ट। सोशलिस्टिक मैंने आप लोग को पहले ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग एकेडमिक पर्पस के चलते तीन भाग में डिवाइड किए। ठीक है, अब तीन भाग में डिवाइड किए, उसमें सोशलिस्टिक आता है, गांधीयन आता है एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, तीन पार्ट में किए। सोशलिस्टिक में लाइक इक्वालिटी, वेलफेयर, ये से रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड बातें रखी गई है। गांधीयन में वैसे गांधीयन को डिस्कस करेंगे। गांधीयन का डिटेल में, गांधीयन डीपीएसपी क्या है, ये वैसा डीपीएसपी को रखा गया है जो कि गांधीयन जो है आइडियोलॉजी उससे इंस्पायर है। वैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर है। ठीक है, मतलब गांधी जी जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग फ्रीडम, हाँ, जो जो हथियार अपनाए थे, ठीक है, तो उस समय गांधी जी का कुछ कुछ डिमांड था, तो वो सब डिमांड्स को देखते हुए, गांधीयन आइडियोलॉजी को देखते हुए ये डीपीएसपी जो है वो कुछ डीपीएसपी को इसमें रखा गया है। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 40 बोलता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड क्या है, एंड इंडो देम नेसेसरी पावर। तो इसको हम लोगों ने, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि विलेज पंचायत, इस कॉन्सेप्ट को हमने 73rd एंड 74th जो 1992 में हुआ, उसमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इस दोनों को लोकल गवर्नमेंट के तौर पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने विलेज पंचायत को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक है, और इसको भी मैं डिटेल में बता दिया हूँ शेड्यूल में, पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा आर्टिकल पंचायत को डील करता है, कौन कौन सा आर्टिकल म्यूनिसिपैलिटीज को डील करता है। अगर आपको याद होगा तो 243 से लेके 243 ओ तक ये जो है ये पंचायत को डील करता है। उसके बाद 243 पी से लेके, हाँ, 243 जेड जी, ये म्यूनिसिपैलिटी को डील करता है। और उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है वो आप देख कर बताइएगा क्या आता है। इसके बाद भी है आर्टिकल, ठीक है, तो उसको आप देखिएगा क्या था। नेक्स्ट, गांधीयन प्रिंसिपल पर जो बेस्ड है वो आर्टिकल नंबर 43 में क्या बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। ये गांधी जी का सपना था कि कॉटेज इंडस्ट्री को हम लोग प्रमोट करें। हाँ, तो इसलिए रूरल एरियाज में, इसलिए आर्टिकल नंबर 43 जो है वो इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करने में। ठीक है, अच्छा, ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया 43 बी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद ये जोड़ा गया, और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज जोड़ा गया, ये वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, वॉलंटरी प्रमोट वॉलंटरली फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग
हाँ, कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस आर्टिकल को हम लोग डीपीएसपी में ले आए। मतलब क्या है कि स्टेट को अब एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि ये काम भी करवाना है, ठीक है, ये काम के लिए भी वो प्रयास करना है। ओके, उसके बाद और गांधीयन डीपीएसपी में क्या है, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, हाँ, एस सी एस टी एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इनका जो है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बोथ इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कितने पॉलिसीज लाती है, स्टेट गवर्नमेंट एस सी एस टीज के लिए, एस सी एस टी या वीकर सेक्शन के लिए कितनी पॉलिसीज लाती है, ठीक है, चाहे वो उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट में हो या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज लाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पढ़ते हैं 47 आर्टिकल क्या है, गांधी जी का एक सपना था कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को रोकना है, ठीक है। गांधी जी का ये सपना था कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का कंजम्पशन रोकना है और ड्रग्स का भी कंजम्पशन रोकना है जो कि हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है। हाँ, इसके कंजम्पशन को रोकना है, इसको आर्टिकल नंबर 47 में डाला गया, ठीक है। और लास्ट गांधीयन डीपीएसपी जो है वो है कि भाई प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कॉज, calves एंड अदर मिल्स, ठीक है। और मिल्स एनिमल का ही नहीं, ड्रॉट एनिमल का भी स्लॉटर को हम लोगों को रोकना है। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना ये सब प्रिंसिपल से इंस्पायर होके ये अपनी पॉलिसीज भी लाती है, जो कि आर्टिकल नंबर 48 को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हो गया आपका गांधीयन डीपीएसपी। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये एक्चुअली वेस्टर्न फिलोसफी से ज्यादा इंस्पायर है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 44 में बोलता है यूसीसी लाना है कहाँ, थ्रू आउट द कंट्री, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, ठीक है, सबके के लिए एक ही तरह का न्याय व्यवस्था, मतलब सबके लिए एक ही तरह का जो है वो कानून हो। जैसे क्या है कि कुछ जैसे मान लीजिए कि हिंदूज में कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस है, कस्टम्स हैं, मुस्लिम्स में कुछ अलग है, क्रिश्चियन में कुछ अलग है। तो इन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि जो है वो हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो मतलब एक यूनिफॉर्म ये क्या कहते हैं हम लोग का लॉ हो जाए, ताकि जुडिशियल सिस्टम जो है वो उस पर अच्छे से, हाँ, एक्शन ले सके अगर कहीं कुछ दिक्कत हुआ तो उसके के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट लाया गया था और इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब तक का जितनी भी गवर्नमेंट जो है ये कोशिश की है, हाँ, एक्चुअली बहुत सारी गवर्नमेंट ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की बात हो जाती है, तो गवर्नमेंट इस पर थोड़ा इसको इग्नोर करके ही चलती है, इसलिए अब तक ये इम्प्लीमेंट होने का कुछ वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 बोलता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल 6 साल तक, जब तक हो जाएगा तब तक उसका केयर करना है और एजुकेशन देना है। ये इंस्ट्रक्शंस है स्टेट को, ठीक है। इससे पहले ये था 14 ईयर्स तक, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स तक। तो 6 to 14 ईयर्स वाला जो है वो आपको, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002 का। और इसके तहत क्या हुआ कि 6 से 14 वाला पार्ट जो है उसको यहाँ से उठाकर फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया, आर्टिकल नंबर 21A इसमें डाल दिया। और अब जो है इसको 0 से 6 कर दिया गया, ठीक है। अब एक बात और है कि ये एजुकेशन का जो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। फंडामेंटल ड्यूटी में किस ईयर तक है ये आप देख के बताइए, ये आप अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 ये बोलता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव जो है वो इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसको जो है वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। हम आपको पहले बता दिए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट जिसमें बता रहे थे उसमें बताया था कि 48A को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। 49 जो है ये पहले से है, इसमें क्या है कि मोन्यूमेंट्स जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मोन्यूमेंट्स है, हाँ, उनका हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसके चलते गवर्नमेंट पॉलिसीज भी लाती है, पॉलिसीज भी लाई भी है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट ऐसा करके एक पॉलिसी भी था, तो जिसके तहत क्या कहते हैं जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। आर्टिकल नंबर 50 जो है वो बोलता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखना। पहले क्या था कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो दोनों पावर एक ही में था, जैसे डीसी के पास या एसडीओ, हाँ, या तहसीलदार, ये सब के पास क्या था कि जुडिशियल पावर भी था, ये सब के पास था कि जुडिशियल पावर भी था, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर भी था, ठीक है। तो सीआरपीसी जब 1973 आया तो क्या किया गया कि एग्जीक्यूटिव पावर को रहने दिया गया और जुडिशियल पावर यहां से छीन के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, जो कि हाई कोर्ट के नीचे डायरेक्ट जो है काम करता है, उसको दे दिया गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट भी करना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हाँ, इसको भी इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रक्शंस है स्टेट को कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी वो करना है, ठीक है। फिर जैसे मतलब क्या है कि ये जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विथ स्टेट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज जो हैं, इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज उनको भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ये भी उसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी का। तो सबसे पहले डीपीएसपी क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ सोसाइटी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करता है, डीपीएसपी तो वेलफेयर स्टेट का निर्माण करता ही है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट ये आर्टिकल में भी दिया हुआ है 38 में कि वेलफेयर स्टेट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्टिकल 39 भी बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपको जो हम लोग का था जस्टिस, जस्टिस जी से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों चीज को, ये कहाँ था जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, ये प्रियम्बल में था। और इस चीज को स्ट्रेंथन कौन करता है, डीपीएसपी करता है। तो ये यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया कि रीइंफोर्सेस द प्रियम्बल, ठीक है। अभी क्या है कि ये यद्यपि जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में ऑब्वियसली ये, अगर मान लीजिए कि स्टेट जो है वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट नहीं करता है, पॉलिसीज नहीं बनाता है, तो हम इसको लेकर कोर्ट में डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं कि हाँ स्टेट जो है वो इसको क्यों नहीं इन्फोर्स कर रहा है, लीगली इन्फोर्सेबल है, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। बट ये क्या कहते हैं कि स्टेट के ऊपर एक कंपल्सन जरूर है कि अगर उन्हें ज्यादा देर तक टिके रहना है सरकार में तो उनको ये चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा डिसीजन जब कोर्ट लेती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के लेती है। उसके बाद क्या है स्टेट्स के लिए, क्या है स्टेट्स के लिए हम ये देखते हैं कि स्टेट्स के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपको ये चीज करनी है, ठीक है। तो स्टेट जो है इनको ध्यान में रखते हुए, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कुछ चीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में नहीं है, फंडामेंटल पार्ट 3 में, तो क्या कहते हैं उनको जो है ये डीपीएसपी जो है वो फुलफिल करता है। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट में ये 21A जो जोड़ा गया, 21A डीपीएसपी का ही पार्ट था और इसको फंडामेंटल राइट के अंदर ले जाके जोड़ा गया। तो मतलब पहले फंडामेंटल राइट में नहीं था, चिल्ड्रन का एजुकेशन 6 to 14 वाला जो था वो फंडामेंटल राइट में नहीं था। ये प्रिंसिपल कहाँ से आया, ये मतलब ये थॉट जो है वो कहाँ से आया, डीपीएसपी से आया। तो डीपीएसपी क्या, जो फंडामेंटल राइट्स में जो वैक्यूम है उसको फिलअप करने की कोशिश कर रही है। तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, हाँ, ये दोनों के बीच जो है ये हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक। अच्छा,
अब हम देखते हैं कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के लिए कुछ एक्ट्स या पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाई है, क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट जो है, ये क्या है? ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करती है। डीपीएसपी के कौन कौन से प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करती है, आप खुद मिला सकते हैं कि भाई डीपीएसपी के मिनिमम वेज, जैसे आर्टिकल नंबर, जहां तक मुझे ध्यान है शायद 41 है, ठीक है। उसको आप देखिएगा, एडेक्वेट लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट ये 39 में है, सॉरी 39 में भी है, राइट टू, ये एडेक्वेट लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये मिनिमम वेज उसको एक तरह से गारंटी देता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये भी लाइवलीहुड का ही कॉन्सेप्ट है। बोनस एक्ट लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मान लीजिए अनएम्प्लॉयड रहता है लोग, हाँ, अनएम्प्लॉयड है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट जो बोलता है ना कि क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता, हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के में जो भत्ता मिलता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह से आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। 41 में क्या बोलता है कि 41 में यही ना बोलता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो ये 41 आर्टिकल है। उसके बाद क्या है, जैसे गांधी जी का जो सपना था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री का जो सपना था, 43 नंबर आर्टिकल, 43 नंबर तो ये उसी को खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल नंबर 43 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव गांव में जो है ये प्रोग्राम चलता है। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना क्या है, एक तरह से आर्टिकल नंबर 39 का ए को सपोर्ट कर रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 48 को कर रहा है, हाँ। आप देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 48 को कर रहा है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस किस डीपीएसपी को कर रहा है, ये भी 39 का है। 39 का अगर आपको, या 39 का अगर आपको ध्यान में होगा तो 39 में भी है विमेंस के लिए कि प्रिजर्वेशन एंड ऑफ हेल्थ करके है, उसमें उसमें भी आ सकता है, ठीक है। और फिर ये 42 नंबर आर्टिकल, मोस्टली जो है 42 नंबर आर्टिकल, 42 नंबर आर्टिकल में है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 42 नंबर आर्टिकल से डायरेक्ट ये एसोसिएटेड है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 39 नंबर आर्टिकल से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि ये सब पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर इसके बाद और भी कुछ छूट गया हो और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच भी फैलाएं, ठीक है। धन्यवाद।